तो बच्चों हमने बात की कि हम जब भी टू पार्टिकल सिस्टम को डील करने वाले हैं हमारे पास तरीके क्या हैं। एक तरीका है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम और एक तरीका हमारे पास है मोमेंटम कंजर्वेशन अगर एप्लीकेबल हो तो, और एक यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन या वेलोसिटी वाला ये सवाल है, इन दोनों को हम काम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं टू पार्टिकल सिस्टम पे, सबसे ज्यादा, जिसमें मैंने कुछ तरह के सवाल आपके सामने लास्ट क्लास में किए थे जो शायद आपको थोड़े थोड़े समझ में आए होंगे और सोचेंगे उनके बारे में तो और अच्छे से आपके सामने बैठते जाएंगी चीजें, पर आपको ही काम करना पड़ेगा। हम कुछ और सवाल लेके चलते हैं, करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि क्या हो रहा होगा। क्लियर है मेरी बात? यहां पर क्या हुआ कि एक बच्चा बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक बॉल थी। बच्चे का मास कैपिटल एम था, बॉल का मास स्मॉल एम था, और ये जो बैठा हुआ था ये स्मूथ सरफेस पे बैठा था। कई बार वो बोलेगा स्मूथ सरफेस की जगह कि आईसी फ्लोर पे बैठा हुआ है, मतलब स्मूथ सरफेस पे बैठा हुआ है। अब ये स्मूथ सरफेस पे बैठा हुआ है तो ये बच्चा क्या करता है, इस बॉल को आगे की तरफ फेंकता है। बच्चा जब बॉल को आगे की तरफ फेंकता है तो ऑब्वियसली ये बच्चा अगर बॉल को आगे की तरफ फेंकेगा तो क्या आपको दिख रहा है कि ये आदमी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है फोर्सेस, तो बॉल पे अगर आगे की तरफ फोर्स लगा है तो बच्चे पीछे की तरफ जाएगा, तो बच्चा पीछे की तरफ जाएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चा पीछे की तरफ जाता है, उसे हम कहते हैं अंग्रेजी में रिक्वाइल करना। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? रिक्वाइल, RECOIL, रिक्वाइल करना। क्लियर है क्या मेरे पास? तो बच्चे का वेलोसिटी आएगी, दे विल कैन आस्क यू व्हाट इज द रिक्वाइल वेलोसिटी। आजा, वो पूछ सकते हैं आपसे रिक्वाइल वेलोसिटी कितनी है। डायग्राम बना, सवाल लिखे, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वाइल पूछ सकते हैं रिक्वाइल वेलोसिटी। डायग्राम बनाइए। द बॉय थ्रोज द बॉल टूवर्ड्स राइट with speed v, ठीक है, with respect to ground, with speed v with respect to ground. What is the recoil velocity of man? Recoil velocity of man, a boy, sorry, boy फेंक रहा है, man कहां से आ गया? What is the recoil velocity of the boy? क्लियर है? क्या होगा? आपको हमेशा जो हुआ है फोटो बनानी पड़ती है बात की, तो हमने फोटो बनाई, तो हमारे पास फोटो में ये बच्चा जो बैठा हुआ है यहां पर, और ये बॉल यहां पर आ जाएगी। बॉल आगे की तरफ जा रही है किस स्पीड से? v, मास m की है, और ये बच्चा जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है कैपिटल v1 से मान लिया, और इसका मास कैपिटल m है। ठीक है, सिस्टम हमारा ये दोनों ही सिस्टम है। इस सिस्टम में बाहरी फोर्स कौन कौन से हैं? एक mg और एक नॉर्मल। क्या इसको ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल दिशा में बाहरी फोर्स है? हॉरिजॉन्टल दिशा में बाहरी फोर्स नहीं है, तो क्या समझ में आया आपको? मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अगर मोमेंटम पहले जो था वही बाद में रहेगा। क्यों कंजर्व हुआ मोमेंटम? क्योंकि हॉरिजॉन्टल दिशा में कोई बाहरी फोर्स नहीं है। तो आपने कहा इसका मतलब PI इक्वल टू PF, PI इक्वल टू PF। जबरदस्ती नहीं लगाना, पहले हमको हर बार चेक करना है कि क्या हम मोमेंटम कंजर्व करा भी सकते हैं कि नहीं। उसके लिए हमें बाहरी फोर्स ढूंढने पड़ेंगे। 1 सेकंड का काम है, मन में सोच लेना पड़ेगा। इनिशियली दोनों ही रुके हुए थे, तो 0 + 0 इज इक्वल टू स्मॉल mv माइनस कैपिटल M v1। वेलोसिटी आपको पता है मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्लस माइनस साइन डालना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी में साइन नहीं डालना पड़ता। क्लियर है? तो हमारे पास v1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों? mv/m, आंसर mv/m। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। छोटे छोटे पार्ट पूछे जा सकते हैं, इसी का छोटे छोटे पार्ट से बड़ी फिजिक्स छोटे छोटे पार्ट को समझ के ही आएगी। इसका दूसरा छोटा पार्ट, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस मैन? व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस मैन ऑन बॉय ऑन द सिस्टम? ऑन द सिस्टम मतलब इस सिस्टम पर आदमी, बाहरी आदमी ने कितना काम किया? इस सिस्टम पे बाहरी आदमी ने कितना काम किया? ठीक है, अब देखिए, आदमी जब भी कोई जिंदा आदमी इन्वॉल्व होगा उसका काम आप निकाल पाना F.ds से मुश्किल है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कहां फोर्स लग रहा है, कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है।
दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस केस में हम डायरेक्टली कभी भी वर्क डन बाई आदमी एफ डॉट डीएस परिभाषा से नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कहां कौन सा फोर्स लग के हाथ हिला रहा हूं, यहां कोई फोर्स लगा होगा, यहां लगा होगा, क्या हो रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, कहां का डिस्प्लेसमेंट दिखाई नहीं देता। तो कभी भी अगर किसी आदमी का वर्क डन पूछा जाए तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हम इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यह पता है जितना भी वर्क किसी ने किया होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बदलेगा। यहां पे कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व थे? mg, क्या वर्टिकल दिशा में कोई मूवमेंट हुआ है? तो mg का वर्क डन 0 है, नॉर्मल का वर्क डन 0 है, तो इसका मतलब है किसने काम किया होगा? काइनेटिक एनर्जी तो आई है, काइनेटिक एनर्जी तो आई है, तो कोई तो काम कर रहा होगा। mg का काम 0, नॉर्मल का काम 0, तो कोई तो काम करेगा। इंटरनल फोर्सेस काम कर सकते हैं, कर सकते, तो उन्होंने ही किया होगा। तो वर्क डन बाय मैन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं, पहले 0 थी, अब आपको पता है इसकी प्लस इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी आई होगी कहीं ना कहीं से तो आई होगी। कहां से आई है एनर्जी? इंटरनल फोर्सेस ने काम किया होगा, तो आंसर आ गया। दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड। हम इनडायरेक्ट मेथड से वर्क डन निकालेंगे। क्या किया हमने? हमने कहा वर्क डन बाय मैन, द ओनली पर्सन हु इज वर्किंग हियर इज मैन, इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। चेक करिए, के फाइनल माइनस के इनिशियल, पक्का? के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल, पक्का? तो हमारे पास अब के फाइनल तो हमें निकालना आता है, हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम वी वन स्क्वायर, वी वन की वैल्यू डाल देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, माइनस 0 प्लस 0। कैन आई फाइंड आउट वर्क डन बाय मैन? दैट इज द आंसर। ठीक है, पक्का? सॉल्व कर लेंगे, जरूरत नहीं है। अगला सवाल, फिर से ये फोटो बनाइए, क्योंकि आप परेशान अगर जीवन में कभी होंगे तो शायद भाषा में ही होंगे। स्मॉल एम कैपिटल एम, फिर से वही सवाल है, सेकेंड क्वेश्चन नहीं, अलग सवाल है। फोटो बनाइए, अलग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, लाइन ही ड्रॉ कर लीजिए कि ये अलग है, पिछले सवाल से अलग है। The man can throw the ball. The man can throw the ball with speed v. ठीक है? And if he throws, what would be its recoil speed? ठीक है, पढ़िए सवाल, पढ़िए। स्मूथ है, वही सेम सवाल है, सरफेस स्मूथ है, सब कुछ सेम है, डिट्टो सेम है। फिर से आदमी की वेलोसिटी निकालनी है, बॉल की वेलोसिटी दे रखी है। क्या कोई अंतर है इस सवाल में और पिछले सवाल में, एक्सेप्ट दैट बॉय बिकम मैन? Is there any difference between these two questions? There is a difference. That is why I told you कि अंग्रेजी का सवाल है, तभी आपको, तभी एक ही बात है, थ्रो का सेम ही बात। तो कैपेबिलिटी होने से क्या हुआ? फेंका तो उसने बी से ही। Can anybody tell me the difference between these two? बहुत बढ़िया राकेश, इस कम से कम आप इस राकेश को ने आंसर दिया, उसका रीजन ये था क्योंकि उसने जब मेरे को ने रिलेटिव मोशन पढ़ाया था उसने ध्यान से सुना था। जब भी कभी किसी की कैपेबिलिटी की बात आती है, पहले वाले सवाल में अंतर यह है कि उसमें लिखा था ही थ्रोज द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां पे जब बोला जाता है कैपेबिलिटी की जब भी बात आती है तो वो उसी के रिस्पेक्ट में होता है जिसने थ्रो किया है। कैपेबिलिटी की जब बात आती है, जैसे बोला जाए कि ही कैन बोल विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये इसकी कैपेबिलिटी है, यानी ये अपने रिस्पेक्ट में बॉल को फेंक सकता है 100 किलोमीटर पर आवर की।
तो ये और तेज करने के लिए क्या करता है, दौड़ते हुए आता है ताकि इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जाए, क्योंकि ये तो कह रहा मेरी ताकत से तो मैं ऐसे फेंक सकता हूं, पर अगर दौड़ते तो फेंकूंगा तो शायद नहीं, पक्के से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर हम चेन रूल लगाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू मैन प्लस मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और 99% समय आपको ये नीचे वाला सवाल ही मिलेगा किताबों में, क्योंकि दुनिया की हर किताब में कैपेबिलिटी के बारे में बात की जाती है, और ये रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने बताया हुआ था आपको। तो ये अंग्रेजी का अंतर है। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दिया हुआ है तो हमेशा थ्रोअर के रिस्पेक्ट में ही होगी, याद रखिएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अगर क्लियरली लिखा है उस किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, देन ओनली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अदरवाइज जो थ्रो करता है बेटा, एक कैपेबिलिटी होती है, हर आदमी के शरीर की एक ताकत है कि मैं बॉल को इतनी तेज फेंक सकता हूं। अगर मैं दौड़ते दौड़ते फेंकूंगा तो मैं खुद आगे बढ़ रहा हूं और फेंकूंगा तो बॉल थोड़ी और तेज जाएगी, क्योंकि मैं तो फेंक सकता था 50 से और मैं खुद भी सला दौड़ रहा हूं, तो बॉल के लिए तो स्पीड मेरे से 50 से निकली, मैं खुद ही 10 से भाग रहा हूं, तो आपको तो 60 से निकलती हुई दिखाई देगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फाइन लाइन, जो आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा सवाल में अंतर क्या, आपको लगेगा सेम ही सवाल तो चिपका दिए इस आदमी ने, और वहां आप फेल हो जाएंगे। इसलिए इसको बहुत केयरफुल रहना। और मुझे बार बार मैं इतना बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि ये गलती हो जाती है अच्छे बच्चों से भी, क्योंकि जल्दीबाजी में सवाल उनको आते हैं करने, पर फंडामेंटली उन्होंने सवाल की अंग्रेजी ही सही नहीं पढ़ी होती है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस बार जो सवाल है इसकी फाइनल फोटो ऐसे बनाएंगे। माना ये इधर गया V1 से, बॉल गई इधर V2 से। माना ये गया इधर V1 से, बॉल गई इधर V2 से, क्योंकि इस बार V विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन लिखेंगे, ये इधर जा रहा है V2 से, ये इधर V1 से जा रहा है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी V1 प्लस V2 हो जाएगी। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, पहली इक्वेशन। और दूसरी फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन वाली, 0 बराबर स्मॉल m V2 माइनस कैपिटल M V1। फिर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे पास V2 की स्पीड आएगी, V2 की स्पीड आएगी हमारे पास कैपिटल MV अपॉन M प्लस M, और V1 की वैल्यू सॉल्व करके आएगी MV अपॉन M प्लस M। प्लीज समझिए, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन। जैसा आपने समझा, आपको आई होप दिति समझ में आ गया होगा। राहुल, सक्षम, राकेश, दोनों में अंतर क्या था, अंतर समझ में आ गया आपको? तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, जहां पे भी कैपेबिलिटी की बात आएगी वहां पर हमेशा विद रिस्पेक्ट टू थ्रोअर के बात होगी। If I can throw a ball with respect 10 मीटर पर सेकंड, if it is written somewhere, इसका मतलब मेरे रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड से है। अगर मैं ट्रक में चलते चलते, उधर ही ट्रक जा रहा है, उसी में खड़ा हो गया और मैंने फेंक दी, तो आपको तो तेज दिखेगी ना, क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में आप तो रुके हुए, तो वैसे ही बॉल बिना फेंके भी आपकी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, और मैंने फेंक भी दी, जब पकड़ा हुआ तब भी तो आपकी तरफ आ रही है, ट्रक में खड़ा हो, दिख रहा है थोड़ा विजुअलाइज हो रहा है, तो ट्रक में खड़ा हूं तब भी आपकी तरफ आ रही है, और मैंने फेंक भी दी अपनी पूरी औकात लगा के, तो आपके पास तो तेज आ जाएगी, इजंट इट? आपको इतना समझ में आ रहा है कि दौड़ते दौड़ते फास्ट बॉलर दौड़ के क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि बैट्समैन तो ग्राउंड पे खड़ा है, उसको तेज फेंकनी है। मैं कितना फेंक सकता हूं, मेरे लिए तो चलो मेरी औकात है, तो मैं और दूर से रन अप लेते हुए दौड़ते हुए आऊंगा, ताकि उसको जो खेल रहा साला उसको और तेज मिले, वो हालत खराब हो जाए उसकी। यही तो है ना मेरा एम। क्लियर है क्या मेरी बात? ना 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 ना, गलत बोला आपने। अपनी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ा सकता, खाना खाना पड़ेगा उसके लिए। कैपेबिलिटी कैसे बढ़ा दोगे? अपनी कैपेबिलिटी होती है, मेरे मसल्स की कैपेबिलिटी है कि भैया मैं फेंक सकता हूं 5 मीटर पर सेकंड से। मैंने अब बॉल को अगर खड़े खड़े फेंकता तो मैं 5 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता था, मैं दौड़ते हुए फेंकूंगा तब भी 5 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता हूं, अपने रिस्पेक्ट में, मेरे हाथ से छूटते समय मेरे रिस्पेक्ट में। पर मैं खुद दौड़ते हुए फेंकूंगा, जैसे मान लो उस बॉलर ने बॉल हाथ में ली, ऐसे इमेजिन करते हैं, और उसके नीचे हमने रॉकेट लगा दिया, ठीक है? बॉलर से कहा कि तुम अपनी कैपेबिलिटी यूज ही मत करो, रॉकेट लगा दिया, और उसको रॉकेट बैठा दिया और ऐसे आग लगा दी। अब वो रॉकेट बॉल लेके पहुंच गया बैट्समैन के पास,
तो क्या बिना फेंके भी बैट्समैन को स्पीड मिली कि नहीं मिली? धड़ाम से उसकी हालत खराब दिख रहा, विजुलाइज हो रहा है कॉमेडी, कम से कम एनिमेट करके तो विजुलाइज करो। और उसमें भी अगर उसने ऐसे फेंक भी दिया होता तो और तेज हो जाती, क्योंकि वो जो उसके हाथ की ताकत है उससे तो वो इसी स्पीड से फेंक सकता है। पर जब दौड़ते दौड़ते फेंकेगा तो बॉलर जो बैट्समैन है उस साले की तो हालत खराब होने वाली है। दैट्स वाई वो अपनी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ा सकता है? कैपेबिलिटी तो मेरे को जो खाना वाना मसला बनी है उन्हीं के हिसाब से है। ये नहीं कि भगवान का नाम लेके बढ़ गई कैपेबिलिटी, ऐसे वाली कैपेबिलिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, नो साइंटिफिकली खेल रहे हैं। जो सच में अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से फेंक सकता था। क्लियर है क्या मेरी बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली चेन रूल करके, चेन रूल लगाकर स्पीड बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इसको सॉल्व कर लिया, पर ये सवाल सबसे ज्यादा बार आते हैं तो हम इसको याद करते हैं, इसको हम याद करते हैं। लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है इसलिए याद रखते हैं। और प्लीज सवाल ध्यान से पढ़िएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिए तो याद करने का फायदा नहीं है, तब तो आप आसानी से निकाल ही लेंगे। ठीक है? इफ अ टू पार्टिकल सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है बेटा, इनिशियली एट रेस्ट, get separated with relative velocity v, get separated with relative velocity v, get separated with relative velocity v due to internal forces only, due to internal forces only, internal forces only, then m1 will get velocity with respect to ground, m1 will get velocity with respect to ground, v1 equal to m2v upon m1 plus m2, m2v upon m1 plus m2, and m2 will get v2 बराबर m1v upon m1 plus m2। समझ में आया? m1 की वेलोसिटी क्या आ जाएगी मेरे बेटा? m2v अपॉन m1 प्लस m2। हाँ जी, और m2 की क्या आ जाएगी? m1v अपॉन m1 प्लस m2। तो हम इसको याद रख सकते हैं, याद रख सकते हैं ना? और अगर कभी जैसे रिवॉल्वर के सवाल आए, गन क्या है, तो उसमें कैपेबिलिटी वाली वेलोसिटी को कहता है मजल वेलोसिटी। क्या बोलता है? मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। मजल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। मजल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे। मजल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। ठीक है? फॉर्मूला याद रहेगा? क्या है फॉर्मूला? समझ में आया आपको? m1 वाले की m2v अपॉन m1 प्लस m2 और m2 वाले की m1 प्लस। पक्का? अब इसी का इंटरेस्टिंग, इसका सेकंड पार्ट, इसी पूरी बात को ही पूरे इकट्ठे लिख लेते हैं ताकि हमारा जीवन में ये बात टू पार्टिकल सिस्टम के इस तरह के सवाल हम 1 मिनट में सॉल्व कर लें। ठीक है? इफ दे ट्रेवल रिलेटिवली l, इफ दे ट्रेवल रिलेटिवली l मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर l दूरी चली, इसने कहा कि वो l आगे चला गया या उसने कहा कि ये l पीछे चला गया, अगर एक दूसरे के, जैसे मैं इधर, जैसे मैंने बॉल फेंकी तो वो आगे जाएगा, मैं पीछे जाऊंगा। अगर हम दोनों के, मैंने कहा कि मैं नहीं चला, वो l चला गया, या वो बोलेगा वो नहीं चला, मैं पीछे चला गया, l, ऐसे ही होगा। यानी हमारा गैप अगर l बदला तो हमने कहूंगा, ये कहूंगा ना कि मैं नहीं, वो चला, वो नहीं, मैं चला। तो दोनों अगर दे ट्रेवल रिलेटिवली l, देन m1 विल मूव, देन m1 विल मूव, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी v है तो इंटीग्रल v dt की वैल्यू l है। अरे इंटीग्रल v dt की वैल्यू क्या है? l। रिलेटिव वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? v1 dt। तो v1 dt करोगे तो ये तब तो टर्म रहेगा ही रहेगा, m2 अपॉन दिस v dt आ जाएगा, और v dt का नाम क्या है? l। तो कितना, क्या बोला फिर? m2 विल मूव
क्या लिखा हमने? m1 विल मूव, बहुत बढ़िया, L1 बराबर m2L अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, and m2 will move m1L upon m1 plus m2. Perfect. Making sense? पक्का? ये इतना इंपॉर्टेंट है, इस पे कम से कम हजारों सवाल मार्केट में पड़े हैं इस बात पे, हजारों सवाल, अलग अलग रूप में, अलग अलग दिखने में, पर कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए। टू पार्टिकल सिस्टम है। क्लियर है क्या मेरी बात? जैसे देखते हैं, जैसे समझने की कोशिश करते हैं। उसने कहा ये एक ट्रक है, ट्रक का मास कैपिटल एम है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस पे ये एक आदमी दो बच्चे खड़े हुए हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ट्रक का मास m है। ठीक है, सवाल लिखिए। सब रुका हुआ था सिस्टम, इनिशियली सब सिस्टम रेस्ट पे होना चाहिए। ये फॉर्मूला कब लगेगा? पहले से नहीं चलने चाहिए, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे होना चाहिए। पक्का ना? सवाल पूरी बात लिखिए, पूरी बात ही याद रखिएगा, आधी अधूरी मत याद रखिएगा। ठीक है, वो कहता है फर्स्ट m1 जंप्स विद रिलेटिव स्पीड v, फर्स्ट m1 जंप्स विद रिलेटिव स्पीड v, देन m2 जंप्स विद रिलेटिव स्पीड v। पहले m1 जंप करता है, फिर m2 जंप करता है, अरे क्लियर है? व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ ट्रक? व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ ट्रक? अगर आप इसको पूरा मोमेंटम कंजर्वेशन बार बार लगाकर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, तो कम से कम 1.5 पेज भरेगा, क्योंकि पहली बार में कूदेगा तब मोमेंटम, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन, 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर जब दूसरी बार कूदेगा फिर सॉल्व करेंगे। पर जो हमने सीखा है इसलिए बहुत पावरफुल चीज है, इसको ध्यान रखिए। इधर देखिए, पहले m1 जंप करा रिलेटिव स्पीड v से, तो अब बाकी सारी बॉडी दूसरी बॉडी है, दूसरी बॉडी का मास कितना है? m प्लस m2, m प्लस m2 दूसरी बॉडी है, पहली बॉडी की कौन सी है? m1। तो क्या दूसरी, जब ये जंप इधर करेगा, इसको इधर वेलोसिटी मिलेगी, इसको इधर वेलोसिटी मिलेगी, m प्लस m2 को कितनी मिलेगी? आंसर आ गया m1v अपॉन m1 प्लस m प्लस m2। पता नहीं आपको फॉर्मूला समझ में आया था? क्या था फॉर्मूला? क्या था? जिसकी वेलोसिटी निकली है ऊपर, उसके अलावा ऊपर उसके दूसरे वाले का मास, नीचे टोटल मास। अरे समझ में आया मेरी बात? तो क्या हमें इसकी निकालनी थी? तो m1v अपॉन m प्लस m2, इज इट राइट? ये कूद गया, इनका काम खत्म, m1 गए भाड़ में, ये तो मिल ही चुकी है। अब प्लस प्लस, अब कौन कूदा? m2 कूदा, फिर हमें किसकी चाहिए? इसी की चाहिए, इसी की निकाल रहे हैं ना हम, तो इसकी निकाल रहे हैं, तो आ गया m2v अपॉन, बताइए, m2 प्लस m1 तो मर चुका बे, m1 गया, m1 थोड़ी गेम का पार्ट है, m1 तो जा चुका है। अब तो दो ही लोग बचे, m2 और m, अब इन दोनों में खेल होगा। m2 कूदा है, समझ में आया कि नहीं आया? कितना सिंपल बात है कि m1 जो कूद, जिसकी वेलोसिटी लिखनी है, जिसकी वेलोसिटी लिखनी है, उसके दूसरे वाले का मास ऊपर, नीचे टोटल मास, बस आंसर आ गया। ये लंबा चौड़ा सवाल सॉल्व करने की जगह हमारा आंसर 1 सेकंड में आ गया। मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस? पक्का? अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये एक ट्रॉली है, इसका मास है कैपिटल M, इस पे एक बच्चा, दो बच्चे, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 4 3 2 1। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में कूदेगा, मैं मान लेता हूं, जो राइट में है वो राइट में कूदेगा, चलेगा? ठीक है। ऑल कैन जंप विद स्पीड v, ऑल कैन जंप विद स्पीड v, ऑल कैन जंप विद स्पीड v। हर आदमी का मास स्मॉल m है, हर आदमी का मास स्मॉल m है। ऑल कैन जंप विद स्पीड v।
ठीक है, सवाल है 1 जंप, 2 जंप्स, 3 जंप्स, 4 जंप्स एंड फाइनली 5 जंप्स। पहले 1 जंप करता है, मैन 1 जंप्स, मैन 2 जंप्स, मैन 3 जंप्स, मैन 4 जंप्स एंड मैन 5 जंप्स। पहले दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा कूद गए। फाइंड आउट द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली। 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 पहले कौन जंप किया है? फर्स्ट वाला जंप किया, तो बाकी सब इधर जाएंगे। इधर जब जाएंगे तो रिक्वायर्ड जिधर की तरफ करेंगे उस इधर की तरफ को प्लस बोल देता हूं। तो पहला जंप के बाद क्या वेलोसिटी एक्वायर होगी बताइए? m1 की जगह m ही लिखिए, mv अपॉन m प्लस 5m टोटल मास। mv अपॉन m प्लस 5m टोटल मास। पक्का? पहले गेम के बाद, पहले गेम से पहले टोटल मास कितना था? m प्लस 5m था। खत्म। अगली बार कौन जंप किया? सेकेंड वाला जंप किया, लेकिन अब हमारा टोटल मास कितना रह गया था? m प्लस 4m। तो इसका आंसर है mv अपॉन m प्लस 4m। एम आई मेकिंग सेंस? फिर तीसरा बच्चा जंप किया, mv अपॉन m प्लस 3m। ये हो गया। अब उधर का बच्चा जब कूदेगा तो रिक्वायल इधर मिलेगी। जब उधर वाला बच्चा कूदेगा तो रिक्वायल इधर मिलेगी। तो माइनस कितना बताइए? अपॉन 2m। बहुत बढ़िया। फिर माइनस mv अपॉन, दैट्स इट। एक लाइन का सवाल नहीं। इसका सॉल्यूशन आप जाके गूगल पे करिए या किसी चैट जीपीटी से कराइए, कम से कम 5 पेज में करेगा। तो हम इस बात को समझते हैं कि क्या सीखा हमने। क्लियर है क्या मेरी बात? एकदम क्लियरली समझ में, एकदम जिस जगह मैंने बोला वहीं लगाना है। रिलेटिव वेलोसिटी के केस में, और इनिशियली दोनों रेस्ट पे होना चाहिए। नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इनिशियली दोनों रेस्ट पे नहीं हुए तो गड़बड़ हो जाएगी। और रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी हो तभी। पक्का? गुड। देखिए मुझे अच्छा, देखिए मैंने एक चीज, मैं सोच रहा था कि मेरी मेहनत कम हो जाए, आलस किया मैंने। एक चीज मैंने नहीं बोली और मुझे उम्मीद थी कि कोई बोल देगा तो मैं जो बता दूंगा। मेरी बात सुनिए। आपका आंसर निकालने का तरीका समझ में आ गया आपको? ये सही है? समझ में आ गया आपको? पक्का? एक बच्चे ने मुझसे बोला आंसर निकालने का तरीका यही है। पहले तो इसको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। सवाल ऐसे आएंगे तो ऐसे ही करेंगे हम सभी। पक्का ना? ये तो समझ में आ गया। भले हम बकलोल हैं, हमें नहीं आया समझ में, हमें तरीका, हमें बहुत कॉन्सेप्ट में घुसे नहीं, हमें तरीका समझ में आ गया, आंसर तो साला पहले निकल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब मैं बोल रहा हूं, ठीक है? तो डोंट टेक इट कि इसको इसकी वजह से कुछ गड़बड़ होने वाली है। समझाने की कोशिश करा। उसने कहा, आपने जो, उसने ऐसा कहा नहीं, कुछ और कह रहा था, पर उसकी बात को मैं आपसे सही तरीके से, जो उसे कहना चाहिए था वो मैं कहता हूं। उसने कहा सर आपने मुझे ये फॉर्मूला बताया, आपने प्रूफ भी किया उस फॉर्मूले का, उस पहले वाले सवाल में, मैन और आदमी वाले सवाल में प्रूफ किया। याद है ना? निकाला था हम लोगों ने। ये वाला कहा गया, ये वाला निकाला था। यहां से 2 इक्वेशन है। आपकी बात सही है, मैं आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया। और आपने लेकिन बहुत चिल्ला चिल्ला के आधे घंटे से आप ये भी बोल रहे हैं कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा, इनिशियली रेस्ट पे थे। उसने कहा कि जब पहला कूद गया तो ये बचा हुआ सिस्टम इधर चल रहा था, तो इनिशियली रेस्ट पे नहीं थे। फिर कहे साले तुम फॉर्मूला चिपकाए दूसरी बार में। फिर तुमने फॉर्मूला क्यों चिपकाया दूसरी बार में? नहीं सर मैं आया क्या बोल रहा हूं? आया क्या सवाल का डाउट? भाई डाउट है तो डाउट है, तभी तो आप अच्छे स्टूडेंट है। आप खून पीजिए ना मास्टर का, जीने कैसे देंगे आप उसको जब तक आप सोचेंगे नहीं। मैं बोल रहा हूं चिल्ला चिल्ला के, वो फॉर्मूला कब लगेगा? जब पहला कूद रहा था तब लगाया आपने। यहां तक आप बहुत बढ़िया मास्टर जी थे, सही था। पर जब दूसरा बच्चा कूद रहा था तो ऑलरेडी चीजें मूव कर रही थी, तो तुम्हारी कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। पक्का? तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने मन में क्या किया था मैं बता दूं। जब पहला बच्चा कूद गया तो इसके पास इतनी वेलोसिटी आ गई इतनी वेलोसिटी। पक्का? आ गई इतनी वेलोसिटी। मैं खुद इतनी वेलोसिटी से चलने लगा। अब मैंने कहा मैं सॉल्व करूंगा सवाल को। मुझे क्या दिखाई दिया? रेस्ट पे, क्योंकि मेरे को रेस्ट पे आ गया।
पक्का? फिर मैंने कहा अब ये कूदेगा, अब मेरे लिए तो रेस्ट पे है ना, मेरे रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे है। तो मैंने कहा अब मैं कूदूंगा, अब मैं देखूंगा जो मैंने कहा बताओ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मेरे हिसाब से, क्या इनिशियली रेस्ट पे है, मैंने कहा इसको सिर्फ इतनी वेलोसिटी मिलेगी, अरे चेक करिए, तो ये मैंने निकाली उस चलते हुए आदमी के रिस्पेक्ट में। अरे बताइए, ये वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जर्वर इधर की तरफ मैंने मान ली mv, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड mv अपॉन m प्लस 5m मान ली। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? ये अब मैं खुद चलने लगा इधर, बताओ क्या अब हमारे पास एक ट्रॉली, 4 बंदे, क्या सब कुछ रेस्ट पे है? फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो मेरे को ट्रॉली की स्पीड दिखाई दी, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, आंसर आया mv अपॉन m प्लस 4m। पक्का? फिर मैंने चेन रूल लगा दिया, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, so this become velocity of trolley with respect to ground. That's why I asked you to add. अरे सर में आया, मैंने क्यों ऐड करवाया है? नहीं सर में आया। मैं जब चलने लगा तो क्या ये सिस्टम फिर से रुक गया? मुझे ट्रॉली की स्पीड इधर की तरफ कितनी दिखाई देगी? ये दिखाई देगी, ये मुझे दिखाई दी ना, पर मतलब सिर्फ 2 ही बच्चे कूदे होते, तो आपका आंसर फाइनली यहीं तक खत्म हो जाता ना, यहीं खत्म हो जाता। पर अगर जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर ये आया, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, पर आपको तो सवाल में आंसर देना है वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, ऑब्जर्वर पता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या यही आंसर आएगा? तो अब यही आंसर देंगे। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू, तुम तो ऐड करते जाओ धनाधन। अरे सर में आया मेरी बात? या था चेन रूल कहता लगाओ, तो तुम देखो चेन रूल लिखना पड़ता है, फिर चेन रूल लगाना पड़ता है, दिमाग खराब होता। मैंने कहा तुम तो ऐड लगातार करते जाओ, आंसर तो यही आएगा। अरे क्लियर है क्या मेरी बात? तो दैट इज द रीजन। क्लियर है हर्ष? हर्ष, डिड आई मेक इट क्लियर? 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए हमेशा जो भी बात अभी मैं कह रहा हूं, मैंने आपके ऊपर हेडिंग लिखवाई हुई है 2 पार्टिकल सिस्टम। अगर आपको याद हो, हम 2 पार्टिकल सिस्टम पे बात कर रहे हैं अभी तक। बिल्कुल मैटर नहीं करती, हमने देख ही लिया कि इधर कूद रहा था तो उल्टा कर दिया, इधर कूद रहा तो इधर कट गया। तो अच्छा सवाल बनाने वाला क्या कहेगा? स्पेस में मैं चला गया एक गन लेके, 6 बुलेट्स हैं, एक बुलेट मैंने ऐसे फायर की धाए, तो मैं पीछे भागा तो मेरे को इधर वेलोसिटी आ गई, दूसरी मैंने नीचे की धाए तो मैं इधर तो भाग ही रहा हूं, साथ में ऊपर चलने लगा तो तिरछा चलने लगा, फिर मैंने एक बुलेट धाए तो मैं इधर भी भागा। तो सारी आई जे के करके जो भी आती जाएगी सब ऐड करते जाओ, वही आंसर। तुम्हें तो क्या करना है, हर स्टेप में जो आएगी उसको ऐड करते जाना है। मेकिंग सेंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। क्लियर है मेरी बात? अगला सवाल। ये एक बॉल, ये एक चार्ज है Q का, मास M का, और कोई फोर्स नहीं है बाहरी बाहरी। ये भी चार्ज Q का, मास 3m का, ठीक है। इनके बीच की दूरी a है, इनके बीच की दूरी a है, ठीक है। पहले ये रुके हुए थे, पहले ये रुके हुए थे, अरे क्लियर है? पहले ये रुके हुए थे। क्या होगा बताइए? दोनों चार्ज हैं पॉजिटिव, क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो इनका गैप बढ़ेगा। लिखिए, इफ देयर सेपरेशन इंक्रीजेस टू 4a, their separation increases to 4a, their separation increases to 4a, what is the displacement by mass m? What is displacement by mass m? सेपरेशन बढ़ेगा ना बेटा, धक्का मारेंगे तो क्या इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा? तो सेपरेशन जब इनके बीच का बढ़ेगा तो पूछ रहा है कि जब इनके बीच का सेपरेशन 4a हो गया तो m वाला कितना चला? पहले बताइए, क्या ये सिस्टम इनिशियली क्या ये 2 पार्टिकल सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था? जो भी हो रहा है वो इंटरनल फोर्सेस से हो रहा है, बाहरी फोर्स नहीं है, नहीं है। इन्होंने रिलेटिवली कितनी डिस्टेंस चली है? 3a। अब पहले a गैप था, अब इनके का गैप 4a हो गया। तो इससे पूछे क्या हुआ भैया? उसने कहा 3a ये चला गया। इससे पूछे क्या हुआ भैया? उसने कहा 3a वो चला गया, मैं तो चलता नहीं हूं। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं?
अगर मेरे और आपके बीच का डिफरेंस 3a से बढ़ गया है तो मुझे क्या लगेगा कि आप 3a चले हैं, आपको लगेगा मैं 3a चला हूं। तो इसने असली में क्या पूछा, यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 3a है, क्या आपको पता है कि कौन इंडिविजुअली कितना चलेगा? m1 वाला कितना चलेगा? m2, अरे क्या v कहां से आ गया बे? l उसके नीचे लिखा था तुमने फॉर्मूला। अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट उनके बीच का l है, m1 वाला कितना चलेगा? अपॉन 4 है। बहुत बढ़िया, तो ये चलेगा। आंसर आया, इसका आंसर हो गया 3a। पहली बात, क्या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 3a है? दूसरे वाले का मास 3m अपॉन टोटल मास 4m, तो आंसर आ गया 9a/4। 9a/4। ये वाला कितना चला? पहले तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3a। दूसरे वाले का मास m, नीचे किसका मास? m + 3m। आंसर 3a/4। ये सवाल पूछे जाते हैं कौन कितना चला, तो आंसर आएगा वो 9a/4 चला, ये 3a/4 चला। दोनों मिलके कितना चले? 3a। वो तो पता ही था हमें, दोनों मिलके, अभी दोनों मिलके 3a ही तो चले हैं। पहले गैप a था, नया गैप 4a था, तो दोनों मिलके कितना चले हैं? 3a। क्लियर है क्या? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। अलग अलग फॉर्मेट में कभी भी पूछे जा सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में कभी भी पूछे जा सकते हैं। पक्का? अगला अगला ये एक प्लेटफॉर्म था स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे प्लेटफॉर्म था। इसका मास जो है, इस प्लेटफॉर्म का मास है 18 किलो और इसकी लंबाई है 10 मीटर। 10 मीटर, ठीक है। स्मूथ सरफेस पे एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, इसका मास कितना है? 18 किलो और लंबाई कितनी है? 10 मीटर। बेटा इसके इस जगह पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, इसका मास जो है बच्चे का 54 किलो है। इस बच्चे का मास है 54 किलो, 54 केजी, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ द बॉय रीचेस टू अदर एंड, चलते चलते दूसरे अदर एंड पे आ गया। इफ द बॉय रीचेस टू अदर एंड, इफ द बॉय रीचेस टू अदर एंड, चला और सामने पहुंच गया, ठीक है। क्वेश्चन है what is the actual displacement of boy and what is the displacement of Planck? बॉय का 10 मीटर एक्चुअल, और बॉय कितना आया? अब देखो इधर देखो, अच्छा इधर देखो, पहले इधर सब रट्टा बाजो, इधर आओ। पहले बताओ, ये दोनों सिस्टम है, पहले आराम आराम से करते हैं। अभी हमें हम पीस टाइम में, पीस टाइम में हमें किसी से कोई हबड़ दबड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी को इंप्रेस नहीं करना, किसी को, मेरे को धीरे धीरे समझ में आता है, मैं धीरे धीरे समझूंगा, मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा, मैं अपने सारे डाउट पूछूंगा। ये आपका राइट, ये आपका राइट है और ये आपका तरीका होना चाहिए, ठीक है। मैं स्लो हूं, पर अभी मैं एक्सपेरिमेंट वाले मोड में हूं, पीस टाइम में हूं, मैं जल्दी से आंसर निकालने के चक्कर में नहीं हूं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं हर बात को बार बार समझूंगा। क्या ये 2 पार्टिकल सिस्टम है? क्या इस 2 पार्टिकल सिस्टम पे बाहरी फोर्स हॉरिजॉन्टल दिशा में 0 है? बाहरी फोर्स हॉरिजॉन्टल दिशा में 0 है। ये जो भी चल रहे होंगे वो इंटरनली फोर्स जो इनके बीच में लग रहा होगा उसी चल रहे हैं। वैसे कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से ये चल रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में? फ्रिक्शन। अबे फ्रिक्शन है, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन। अगर यहां फ्रिक्शन भी, अगर मान लो ये सरफेस भी स्मूथ होती थी, ये साला चल ही नहीं पाता, यही मर जाता। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? ये चल तो, ये इसके ऊपर चलने के लिए यहां तो रफ होना पड़ेगा, यहां भी रफ नहीं होता तो कदम कैसे बढ़ाता? जैसे ऐसे आगे बढ़ता, ये पैर फटाक से गिरता, मुंह केवल गिरता नीचे। अरे क्लियर है क्या? स्मूथ, अगर ये भी स्मूथ, यहां तो फ्रिक्शन है, नीचे स्मूथ है, पर इन दोनों के ऊपर बाहरी फोर्स 0 है। अब मैंने क्या कहा, ये बंदा इधर की तरफ चला गया, तो क्या हम वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं? क्या जो फॉर्मूले हमने सीखे हैं वो लगा सकते हैं? अरे लगा सकते हैं ना। तो ये बंदा जब इधर की तरफ गया तो आप मुझे बताइए रिलेटिवली कितना चला?
प्लैंक से पूछ लीजिए कितना चला। प्लैंक के रिलेटिवली तो 10 ही चला ना बे। प्लैंक से पूछो कितना चला, प्लैंक कहेगा भैया हम तो बैठे हुए यहां से वहां चले गए। तुमने कहा कितना चले, मुंह से बोलो। उसने कहा 10। तो क्या प्लैंक के रिस्पेक्ट में ये 10 चला है? इसका मतलब रिलेटिवली कितना चला मेरे बच्चे? 10। अब आप रिलेटिवली पता चल गया कितना चला है। अब इंडिविजुअली कौन कितना चलेगा पता है क्या? हमें निकालना आता है। M1 वाला कितना चलता है? V कहां बे? L, M2 L अपॉन M1 प्लस M2। पक्का? रिलेटिवली कितना चले हैं? 10। तो पहले पहले सवाल में धीरे धीरे लिख लिया कीजिए बचपन की तरह, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 10। दिखा क्या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट? जैसे पिछली बार की केस में आपने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 3a बताया था, लॉजिक था आपके पास कोई? क्या था लॉजिक? 3a क्यों बताया था? क्योंकि पहले गैप a था, 4a हो गया तो रिलेटिवली 3a था। इसमें भी क्या रिलेटिवली आपको दिखा कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो आपकी 10 मीटर है। दिखा क्या? अब क्या पूछा है? 18। आदमी कितना चला? आदमी कितना चला? तो आदमी तो आगे की तरफ गया होगा और ऐसे प्लैंक पीछे गया होगा। अरे आदमी जब आगे चल रहा होगा तो ऐसे धक्का मार तो चल रहा होगा ना जमीन को, तो प्लैंक पीछे जा रहा होगा। दिख रहा? ऐसे चलते हो ना बे, मतलब ऐसे बतख की तरह नहीं चलते, पर बेसिक फंडामेंटल तो यही है ना चलने का। ऐसे धक्का मारते हैं, आगे बढ़ते हैं ऐसे करके। अरे क्लियर है क्या? तो इसका मतलब है ये आदमी आगे की तरफ गया। कितना गया? तो आदमी का डिस्प्लेसमेंट कोई पूछता तो आदमी का आता डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, एस मैन, वो आता कितना बताइए? 18 इंटू 10, बोलिए 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 बोलिए, अपॉन 72 राइट साइड में, यानी कि आगे 2.5 मीटर। अरे समझ में आया? असली डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक 54 इंटू 10 72, यानी कि 7.5 लेफ्ट साइड में। ठीक है? और अगर आप फोटो बनाते तो कैसी दिखाई देती फोटो दिखाई देती कुछ इस तरह से। प्लैंक आ गया होता यहां, आदमी आ गया होता यहां। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? जब हम ऐसे चलते प्लैंक को पीछे धक्का मारते तो हम तो लग रहा है हम आगे बढ़ रहे हैं, पर प्लैंक भी साला पीछे बढ़ रहा है। अरे दिख रहा है क्या? अरे बच्चों दिख रहा है? तो अगर कोई देखिए तो ये इसका मतलब है असली फोटो में देखें तो ये चीज है प्लैंक चला, प्लैंक का ये एंड यहां था, यहां पहुंच गया, ये है 7.5। बॉय असली में पहले इस लेवल पे था ग्राउंड से, अब इस लेवल पे, तो बॉय कितना आगे बढ़ा? 2.5। तो ये इसका अच्छा फोटो है। क्लियर है क्या मेरी बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 7.5 और 2.5, अरे कर लोगे पक्का? एकदम आसान सवाल है। 2 पार्टिकल सिस्टम का ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी वाले सबसे ज्यादा ये सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के भी, रिलेटिव वेलोसिटी के भी। पक्का? अगला सवाल, अगला सवाल। ये एक वेज है, स्मूथ ग्राउंड, स्मूथ है ये एंगल थीटा है, ये हाइट h है, यहां पर ये ब्लॉक है, ब्लॉक है। ठीक है? व्हेन इसका मास इसका मास 10m मान लिया, इसका मास m मान लिया, इसका मास 10m मान लिया, इसका मास m मान लिया। क्लियर था ना हर्ष, राकेश, दीदी? क्लियर है? इफ द ब्लॉक रीचेज एट द फुट ऑफ वेज, if the block reaches at the foot of wedge, how much wedge has moved? How much wedge has moved? तो अगर मैं इसके नीचे फोटो बनाऊं तो क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा पहले तो देखते हैं हुआ क्या होगा। क्या ये आ रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा? अरे दिख रहा है ना, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। यानी फाइनल फोटो ऐसी कुछ होगी, ये यहां आ चुका होगा थोड़ा, अरे बताइए, और ये यहां आ चुका होगा, अरे बताइए मेरे बच्चों, ये यहां आ चुका होगा, ऐसे ही हुआ होगा? पक्का यही हुआ होगा ना? हमें क्या चीज निकालनी है? ये निकालना है क्या? वेज, ये निकालना है क्या? वेज कितना चला, यही निकालना है क्या?
ठीक है, फिर पूछता हूं, क्या ये टू पार्टिकल सिस्टम है? क्या इस पर कोई बाहरी फोर्स है? फिर जबरदस्ती इस गाना गाने की जगह मेरे को इंप्रेस नहीं करना ना आपको। मैंने कहा कोई भी आंसर इसलिए नहीं देना है कि हम हर बार पिछली बात से लिंक नहीं करेंगे। एमजी है, नॉर्मल है, सब है। ये सवाल किए थे हमने लास्ट क्लास में भैया, यहां पे है एमजी। क्या इस पर कोई हॉरिजॉन्टल दिशा में बाहरी फोर्स है? नो, हॉरिजॉन्टल दिशा में बाहरी फोर्स नहीं है। अरे दिख रहा है क्या? तो हॉरिजॉन्टल दिशा में बाहरी फोर्स नहीं है। और क्या इनिशियली रेस्ट पे थे? तो हॉरिजॉन्टल दिशा में जो हमने फंडे सीखे हैं हम लगा सकते हैं, वर्टिकल में नहीं लगा सकते। किस में लगा सकते हैं? हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल दिशा में बाहरी फोर्स नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताइए हॉरिजॉन्टली रिलेटिव कितना चला? हॉरिजॉन्टली वेज के रिस्पेक्ट में पार्टिकल कितना चला? हाँ, आपके मन में आ रहा है बेस लेंथ। अरे हॉरिजॉन्टली तो यही चला ना। इससे पूछा क्या हुआ? उसने कुछ नहीं साहब, यहां था यहां आ गया। अरे हॉरिजॉन्टली नीचे मत देखो, सिर्फ हॉरिजॉन्टली। क्या यहां था? वेज से पूछो तो यहां आ गया। तो उसको बोलना भी तो पड़ेगा, ये एच है, ये तो एच कॉट थीटा। भाई ये बेस लेंथ ही तो हुई ना। हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया? हॉरिजॉन्टली हर बार को ध्यान से समझिए ना, हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया है? बहुत बढ़िया, एच कॉट थीटा। मतलब एच कॉट थीटा, क्या ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है? क्या ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है? ठीक है, हमें किसका निकालना है? वेज का। तो वेज का बताइए क्या करेंगे? किसका मास ऊपर आएगा? एम का। तो एम अपॉन एच कॉट थीटा, बहुत बढ़िया, अपॉन 11 एम। तो आंसर आ गया एच कॉट थीटा बाई 11। अब ये छोटा सा सवाल है, पर ये एच कॉट थीटा बाई 11 अगर आप तुक्केबाजी में, आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगा। एच कॉट थीटा बाई 11, एच कॉट थीटा बाई 11 इज द आंसर। ठीक है, अच्छा बताइए पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में कितना चला? वो तो रिलेटिव चला बेटा, एच कॉट थीटा तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। असली में पार्टिकल क्या इतना चला है क्या? नहीं भैया, असली में पार्टिकल इतना ही चला है असली। हाँ 12? पागल हो गई हो क्या? दूसरे का मास भूल, अबे 10 एम एच कॉट थीटा अपॉन 11 एम। एकदम पागल लोग हैं क्या हम लोग? तो क्या आंसर आया? 10 एच कॉट थीटा अपॉन 11। 12 कहां से आ गया बे? इज इट राइट? अरे क्लियर है? अगला ये एक प्लेटफॉर्म है 18 किलो का। ये एक बंदा खड़ा है 54 किलो का। ये उसका मतलब बेटा है 9 किलो का। अरे ठीक है, और इसकी लंबाई है 20 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है 20 मीटर। ठीक है, ये सब रखा हुआ कहां पर है? ये फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पर है। ये सब फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पर रखा हुआ है। इट इज स्मूथ, ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है। वैसे ही है, ये सरफेस स्मूथ है। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला? कैसे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट? मतलब ग्राउंड, वही तो फॉर्मूला है, m2l अपॉन m1 प्लस m2 एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ग्राउंड ही तो है। अरे ये फॉर्मूला किसका लिखा है आपने? एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट तो वही फॉर्मूला लगा लगा के हम निकालते जा रहे हैं। ठीक है, ये 54 किलो का आदमी है, ये 9 किलो का बच्चा है। ठीक है, और किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े, प्लेटफॉर्म का मास 18 किलो है। ठीक है, दे स्वैप्ड देयर पोजीशन, दे स्वैप्ड देयर पोजीशन, दे स्वैप्ड देयर पोजीशन। ठीक है बेटा, प्लेटफॉर्म कितना चला? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म?
व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म? फॉर्मूला याद रखना है, m1x अपॉन m2 प्लस m1। सबसे पहले इस सवाल को स्वैप किया, मतलब स्वैप का मतलब आता है अदला बदली, ठीक है? तो इसमें 2 स्टेप में करिए। 2 स्टेप मतलब पहले 54 किलो के आदमी को पहुंचाइए सिर्फ, फिर बच्चे को पहुंचाइए। अरे समझ में आ रहा है? पहले, क्योंकि हमें तो 2 पार्टिकल सिस्टम डील करने आते हैं ना, 3 पार्टिकल तो आते नहीं है, तो इसको 2 पार्टिकल कैसे बनाएंगे? पहले मानेंगे बच्चा और ये प्लेटफॉर्म हिल नहीं रहे, जुड़े हुए हैं, आदमी आदमी चल रहा है, पक्का? तो पहले बताइए 54 किलो का आदमी इधर गया। अब पहले देखो, मुझे बिना पेन चलाए मुझे बताओ, मुंह से बोलो। 54 किलो का आदमी इधर गया तो रिलेटिवली कितना चला? 20। तो अब मुझे बताइए प्लेटफॉर्म किधर जाएगा? आगे जाएगा कि पीछे आएगा? इधर की तरफ आएगा। अरे इधर की तरफ आएगा, कितना? हाँ बोलो बोलो। अपॉन 4 + 18 + 9। बोलो। पहले ये जब इधर गया तो क्या प्लेटफॉर्म पीछे जाएगा? कितना जाएगा पीछे की तरफ? इधर की तरफ चलेगा। आंसर होगा कितना? जो दूसरे वाले का मास हमें प्लेटफॉर्म का निकालना है, तो प्लेटफॉर्म के अलावा दूसरा वाला चल कौन रहा था? 54। 54 इंटू 20 अपॉन 81। अब गुणा भाग भी करो, 18। 54 इंटू 80, ये हो गया 6, ये हो गया 9, तो आंसर हो गया 120/9। अबे 9 छक्के 54, 9 9 81। समझ में आ रहा? 9 का पहाड़ा आना चाहिए कम से कम, पक्का? तो 120/9 चला। इधर की तरफ चला कि उधर की तरफ चला? प्लेटफॉर्म इधर ही जाएगा ना। अगर मैं इधर जाऊंगा तो प्लेटफॉर्म को पीछे मारूंगा ना सालों, ठीक है? अरे क्लियर है? इतना हो गया, 120/9 हो गया। तो बताइए अब सेकेंड स्टेप। अब कौन चल रहा है? चूहा। ये 9 किलो का बच्चा, ये 9 किलो का बच्चा इधर की तरफ जाएगा, तो प्लेटफॉर्म और आदमी एक बॉडी हो गए, वो इधर जाएंगे। इधर बच्चा जब इधर जाएगा तो ये लोग अब किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। कितना इधर और चलेंगे? 9 इंटू 20 अपॉन, बहुत बढ़िया। कितना आया? 20/9। तो बताओ असली में प्लेटफॉर्म कितना चला? बहुत बढ़िया। 120/9 पहले इधर गया, फिर 20/9 इधर चला गया, तो असली में पीछे की तरफ कितना गया? 100/9। तो आंसर हो गया 100/9 बैकवर्ड। अरे समझ में आया? 100/9 बैकवर्ड। मेकिंग सेंस? ये भी बन सकता है, 50 बन सकते, फंडामेंटली समझ में आ गया तो 50 बन सकते हो। कहेंगे दोनों बीच में मिले, दोनों बीच में मिले, बताओ कौन कितना चला, प्लेटफॉर्म कितना चला? कर लोगे? दोनों बीच में मिले तो इस बार 18, 20, 20, 10 करना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है? वो कहेगा कि नहीं ये थोड़ा इधर आ गया, ये थोड़ा कोई पॉइंट बना देगा, ये इतनी यहां पे पहुंचा, वो वहां पे पहुंचा, तो कर लोगे? पक्का? अब इस सवाल को ऐसे पूछता है कि एक यहां पर ये बैंक है, रिवर बैंक, यहां पर एक प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है, ये नाव है, प्लेटफॉर्म या नाव है, यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। उधर सोचा कि चल के वहां चले जाते हैं, अब पानी को फ्रिक्शनलेस मानते हैं हम, जब तक कहां ना जाए। तो क्या ये इससे वहां पर पहुंचेगा तो क्या वो कॉर्नर पे पहुंच पाएगा? क्यों? प्लेटफॉर्म पीछे आ जाएगा। तो ये पूछेगा कितनी दूरी बच जाएगी, कितना गैप बच जाएगा? कर लोगे क्या? अगर इसकी जैसे इसका बताओ, बिना पेन चलाए बताओ। इसका मास है 10 किलो, इसका मास है 5 किलो, और ये लेंथ है 15 मीटर। बताओ जब बच्चा उस कॉर्नर पे पहुंचा तो बच्चे की बैंक से दूरी? हाँ, 150/15। कैसे? क्योंकि जितना प्लेटफॉर्म पीछे आया होगा वही तो दूरी बन गई होगी। अरे बच्चा चलेगा तो प्लेटफॉर्म पीछे जाएगा, वो कहेगा मैं पहुंच गया, प्लेटफॉर्म ही वहां नहीं रह गया, प्लेटफॉर्म इधर आ गया। तो क्या पूछा गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म कैसे निकालेंगे? दूसरे का मास 10 इंटू 15 अपॉन 10 + 5। तो प्लेटफॉर्म 10 + 5 ही तो है, पक्का? तो यानी इसका मतलब है जब वो पहुंचा होगा तो प्लेटफॉर्म कितना आ गया? ये आंसर 10। तो प्लेटफॉर्म यहां पहुंच गया होगा। अरे बताइए, बच्चा तो यहां आ गया होगा और प्लेटफॉर्म खुद ही 10 मीटर यहां से यहां पहुंच गया होगा। तो दिख रहा है क्या? तो दे कैन मेक हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द सेम लॉजिक।
पर सबका फंडामेंटली एक जैसा, या तो रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल सामने आ सकता है या फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का। टू पार्टिकल सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे, तभी लगाएंगे फॉर्मूला। क्लियर है क्या मेरी बात? मेकिंग सेंस? पक्का? गुड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चीज, टू पार्टिकल सिस्टम का बाहरी फोर्स नहीं है तो क्या क्या कर सकता है हमने देख लिया। किस तरह के कल हमने जो सवाल देखे उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लग रही थी बार बार। आज से मोमेंटम कंजर्वेशन का एक फॉर्मूला लग रहा है, लगा सकते हैं, पर वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से लगाएं इसमें? वर्क डन भाई आदमी पूछेगा, अरे आदमी इन्वॉल्व है तो उसका वर्क डन थोड़ी निकाल पाऊंगा मैं। मरी हुई चीजों में वर्क डन निकाल सकता हूं, जिंदा आदमी कैसे काम कर रहा है हमें क्या पता कहां कितना काम कर रहा है, ना कोई पूछेगा आपसे। क्लियर है? Next thing what we are going to talk about in two particle system is concept of, नहीं छोड़िए, बाद में बताऊंगा। कोलिजन टू पार्टिकल सिस्टम है। पहली बार ऐसे, अगर आपने पहले पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर, तो पहली बार इस ऑर्डर में पढ़ रहे होंगे आप। पहले हमेशा सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और निकाल निकाल के पागल हो जाते हैं। सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ती है रोटेशन में, सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ती है रोटेशन में, यहां इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, इसलिए मैं सबसे बाद में निकलवाता हूं। कोलिजन, कोलिजन ध्यान से, कोलिजन का क्या मतलब होता है? किसी टकराना, सिंपल सा मतलब है। ठीक है, कोलिजन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर आप ध्यान से समझें। सबसे पहले कोलिजन के सवाल को, कहानी को समझते हैं। ये m मास का पार्टिकल है बेटा, ये इधर आ रहा है मान लिया v1 स्पीड से, ये दूसरा m1 का पार्टिकल v1 से आ रहा है, ये m2 का पार्टिकल v2 से, आमने सामने आ रहे हैं। ठीक है, ये आमने सामने आ रहे हैं। यहां पर वो बस लड़ने ही वाले हैं, अभी लड़ने ही वाले हैं। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? ये इधर v1 से आ रहा है, ये इधर v2 से आ रहा है। ये v1 से v2 से अभी घुसने ही वाले हैं, v1 से और v2 से अभी घुसने ही वाले हैं। दिख रहा है क्या आपको? यहां से कोलिजन स्टार्ट होता है, ये है कोलिजन की स्टार्ट का टाइम t = 0। अब कोलिजन स्टार्ट होगा, क्या होगा बताइए? ये टक्कर होनी, अब पूरा धीरे धीरे करेंगे, जल्दी वाली टक्कर होगी, सर टक्कर हो जाएगी, हमें मुझे अंततः क्या होगा वो मत बताइए कि दो साथ चोट लग जाएगी, ये हो जाए। टक्कर होते हुए देखेंगे अब हम एकदम घुस घुस के एक एक मूवमेंट पे जा जाके देखेंगे साला हो क्या रहा है वहां पे। ये यहां पर दो पार्टिकल्स आए, ये यहां पर पहुंचे, इधर देखो बे, यहां पर पहुंचे, यहां पर पहुंचे। अब ये क्या इनके पास, इसके पास, इसका इधर की तरफ वेलोसिटी, इसके पास इधर की तरफ वेलोसिटी है। क्या इन्होंने घुसना स्टार्ट किया? क्या इसने इन्होंने घुसना स्टार्ट किया? घुसना स्टार्ट किया, इस पे किधर फोर्स लग रहा है? m2 पे किधर फोर्स लग रहा है? दिख रहा है क्या आपको? इस पे किधर फोर्स लग रहा है? इस वाले पे, इधर, इधर की तरफ, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, और इसकी वेलोसिटी किधर थी? इधर की तरफ। तो क्या इसकी वेलोसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी? अरे क्या इस पे फोर्स इधर लगा होगा, इधर जा रहा था, तो क्या वेलोसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी? इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, क्या इसकी वेलोसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी? लेकिन जब तक इनके पास रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी घुसते रहेंगे। अरे कब तक घुसते रहेंगे बताइए? अगर मान लो ये कमजोर था, इसकी वेलोसिटी छोटी थी, ये इसकी ताकतवर थी, दोनों पे क्या सेम फोर्स लग रहा है? फोर्स। तो जो सवाल पूछे उसका आंसर देना है ना, ध्यान से सुनो, ध्यान एकदम, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जो सवाल पूछू उस सवाल को धुने सुने हमेशा। प्लीज कबीरदास को फॉलो करिए, ही तराजू तौल के तब मुंह बाहर आनी। कोई भी बात बिना सोचे हुए मुंह से बाहर नहीं निकालें जीवन में कभी भी, ना रिलीजन में ना पढ़ाई में। जब भी कोई बात मुंह से निकले तो पहले अंदर सोचें कि क्या मैं ये बोलूं कि ना बोलूं। ये बिना बोले रिलेशन भी खराब होंगे, पढ़ाई भी। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो सोच के बोलिए। क्लियर है? फिर से, क्या इन दोनों पे बराबर फोर्स लग रहे हैं? हाँ बेटा, एक्शन रिएक्शन है, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, दोनों फोर्सेस बराबर है। दिख रहा है? तो मान लो ये कमजोर था, m2v2 स्लो था, ये फास्ट था, दोनों पे बराबर फोर्स लग रहे हैं, तो क्या इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? तब तक इसकी नहीं होगी, क्योंकि ये कमजोर था। अरे बताइए, ये जिसके मोमेंट, इसका मान लिया इसका मोमेंटम कम था,
इसका मोमेंटम कम था और इसका मोमेंटम ज्यादा था। क्या दोनों पे बराबर फोर्स लग रहा है? बराबर फोर्स लग रहा है। तो जब बराबर फोर्स लग रहा है, दोनों की वेलोसिटीज कम, क्या ये जो फोर्स लग रहा है वो इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है और इसकी भी वेलोसिटी को कम कर रहा है, तो किसकी पहले खत्म हो जाएगी? उसकी, क्योंकि ये कम वैल्यू थी तो जल्दी खत्म हो जाएगी। अरे जल्दी खत्म हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी कितनी हुई एक मोमेंट पे? 0। और इसकी अभी भी है, अभी भी घुसता रहेगा क्या? इसकी 0 हो गई, इसके पास है वेलोसिटी, ये 0 हो गई इस मूवमेंट पर, क्या अभी भी घुसता रहेगा क्या? बताइए। तो घुसता ही रहेगा। 0 है तब भी तो कोई खड़े हुए तो टक्कर मार देता है, हमारी तो वेलोसिटी थी नहीं, तो घुसता रहेगा। तो अब घुसता रहेगा, अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इधर की तरफ बढ़ने लगेगी और इसकी कम होने लगेगी। कब तक कोई घुसता रहेगा? जब तक दोनों की बराबर ना हो जाए। जैसे अगर मान लो मेरे आगे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और हम दोनों चलने लगे, एकदम चिपक के खड़ा है मेरे, हम दोनों सेम वेलोसिटी चलने लगे, क्या हम किसी को टक्कर मारेंगे? हम सेम वेलोसिटी अगर चलने लगेंगे तो हमने दबाना बंद कर दिया ना। वो धीरे चलना चाहे, मैं तेज, छोड़ दूंगा उसको। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? कब तक मैं उसमें घुसता रहूंगा? जब तक घुसता, कब तक रहूंगा? समझ में आ रहा है? वो घुसता तो मैं तब तक रहूंगा जब तक साला मेरे बराबर नहीं चलेगा। अगर मेरी वेलोसिटी बराबर हो गया तो अब मैं और नहीं दबाऊंगा। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो कब तक कोलिजन में घुसता रहता है पार्टिकल एक दूसरे के? बहुत बढ़िया। तो यहां पर एक समय ऐसा आता है दुनिया के हर कोलिजन में टूट फूट हो गई होती है। अरे समझ में आ रहा है? और दे एक्वायर अ कॉमन वेलोसिटी, दे एक्वायर अ कॉमन वेलोसिटी। यहां तक क्या हुआ? टूट फूट, घुसे पड़े हैं। यहां तक घुसे पड़े हैं क्या? तो घुसे पड़े का मतलब टूट फूट हो रही है। अरे घुसते रहोगे तो टूट फूट हो रही होगी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन। क्या ये कोलिजन में एक समय तक डिफॉर्म होते रहते हैं, बॉडी घुसती रहती है दूसरे में? कब तक घुसती रहती है मेरे बच्चों? तो ये पूरा प्रोसेस हर कोलिजन में कहलाता है प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन। दुनिया का हर कोलिजन में ये चीज होती ही होती है। एक समय तक घुसते रहते हैं एक दूसरे में। कब तक घुसते रहते हैं एक दूसरे में? कि हर दुनिया का कोई भी कोलिजन हो यहां पर होता है। क्लियर है? अरे समझ में आया? यहां तक अभी कोलिजन खत्म नहीं हुआ है। कोलिजन खत्म नहीं हुआ है। अरे समझ में आया? क्या कब तक डिफॉर्मेशन होता रहता है? बहुत बढ़िया। अब क्या होता है? डिफॉर्मेशन का हो गया, अब इनकी बॉडी दबदबा गई है, अब वो सही होने की कोशिश करेगी, वो सही हो रिफॉर्म करने की कोशिश करेगी। भैया स्प्रिंग जैसी बॉडी को मानो, बॉडी में इलास्टिक प्रॉपर्टी मानो कि दबी हुई है, दब गई ना, तो अब उसकी अंदर की प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी को दबा दिया, अब वो क्या होना चाहती है? सही होना चाहती, खुलना चाहती। स्प्रिंग जैसा समझो, इलास्टिसिटी इसी चीज को कहते हैं, खुलना चाहेगी। अरे बताइए, खुलना चाहती है। दुनिया में हर बॉडी थोड़ा थोड़ा खुलना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो अगर मैंने किसी चीज को दबाया, अगर स्प्रिंग, अगर आपने मेरे हाथ को ये दबाया, ये दबा, थोड़ा सही होना चाहता है, वो चाहता क्या? सही होना। अरे समझ में आ रहा है? स्प्रिंग को दबाया, सही होना चाहता है। हर चीज में ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि आई वांट टू रीगेन माय शेप एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। पक्का? हर चीज वापस सही होने की कोशिश करती है। कितना कर पाएगी, क्या करेगी, वो अलग बात है, पर रिफॉर्म करने की कोशिश करती है। अरे बताओ। तो इस प्रोसेस के बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है रिफॉर्मेशन का। ये वापस सही होने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर 3 संभव केस हो सकते हैं। 3 संभव केस। केस नंबर 1, बिल्कुल भी च्युइंगम जैसा माल है कि आपने दीवार फेंका, चिपक गया और सही नहीं हो रहा, दबा रह गया, मतलब उसमें बिल्कुल इलास्टिसिटी नहीं है। च्युइंगम में क्या है? जहां दबा वही दबा रह जाता है, वापस सही नहीं होता है ना। च्युइंगम चबा के इसे दबा दें, जैसे दबाया दबा ही रह गया, सही होता है क्या वापस? तो यानी कि उसको कहते हैं ये बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, इसमें वापस सही होने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, यानी कि सही होना ही नहीं चाहता। और एकदम बेकार, यानी कि जैसा टूटा फूटा ही रहेगा, सही नहीं होना चाहता। इसको हमने बोला पहला केस परफेक्ट इनइलास्टिक। क्या बोला? परफेक्ट इनइलास्टिक। क्या होता है परफेक्ट इनइलास्टिक में? क्या होगा? सही होगा क्या? बिल्कुल भी? बिल्कुल सही होगा क्या? तो इसका मतलब है अब कुछ होगा ही नहीं, यही होगी, जो हो चुका बस हो गया, जो हो गया, यानी इट कीप ऑन मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी।
ट्रक में च्युइंगम फेंक के मारा, च्युइंगम ट्रक के साथ चिपक गया, चलो जा रहे हम जा रहे, कॉमन वेलोसिटी आई, बाय 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 बाय, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गेटिंग डिफॉर्म। दे गॉट कॉमन वेलोसिटी एंड दे कैन नेवर, वो वापस से सही होने की कोशिश नहीं की। पर बॉल फेंक के मारोगे तो वापस आएगी ना, च्युइंगम फेंक के मारोगे तो चिपकता हुआ चला जाएगा उसके साथ ही। अरे अंतर समझ में आ रहा है? ये क्या हुआ? पहला केस। ये इसमें क्या खास बात है? ये बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं हुआ। दूसरा केस 100% रिफॉर्म, आइडियल केस बात कर रहे हैं, 100%, मतलब टक्कर के बाद आपने देखा, एकदम टक्कर के बाद देखा आपने, अरे साला इसको देख के पहचान नहीं पा रही, कभी टक्कर भी हुई थी इसकी, एकदम सुंदर वैसे ही, मतलब जैसे बिलियर्ड बॉल्स होती है, जो बिलियर्ड बॉल्स होती है उसमें काफी ज्यादा रिजिडिटी बहुत ज्यादा है। उससे होता क्या है कि उसको कुछ लोग जो बिलियर्ड वाले लौंडे बेचते थे हमारे मोहल्ले में, स्कूल में, मोहल्ले में, वो तो खेल भी लेते थे, पहले खेल लेते थे फिर बेच देते थे, ये बॉल खराब ही नहीं हुई। अरे उनको क्या फर्क, किसी को पता तो जाएगा, तुमको बॉल देखी अगर उसमें दाग वाग आ गया हो तब कहोगे भैया पुरानी दे रहे हो। अरे समझ में आ रहा है? अगर बॉल वैसी की वैसी दिख रही है तो नहीं है, तो वो खेलते थे मस्त, और फिर दो गेम खेलते, ताकि बहुत ज्यादा खेलेंगे तो वो भी खराब हो जाएगी। तो ये भी ऐसा कोई होता है ना, ऐसा कोई होता है कि बिल्कुल ना रिफॉर्म हो, ऐसा कोई नहीं होता ना, ऐसा भी कोई होता है कि टक्कर के बाद एकदम पूरा परफेक्ट हो जाए। लेकिन आइडियलिस्टिकली हम बात कर रहे हैं कि ऐसा एक केस है परफेक्ट इलास्टिक। अरे केस बात समझ में आई? दूसरे का मतलब है, दूसरा है इलास्टिक। इलास्टिक मतलब ही यही होता है कि पूरा सही हो गया, वापस पूरा सही हो गया। जब पूरा सही हुआ होगा तो इसको इधर धक्का लगा होगा और इसको इधर धक्का लगा होगा, क्या इनकी वेलोसिटी अलग अलग हो गई होगी? तो ये पूरा सही हो गया तो इसके पास कुछ v3 आ गई होगी, इसके पास कुछ v4 आ गई होगी। अरे सही है? बॉडी को देख के क्या लगेगा? जैसे शेप में थी वैसे ही वापस हो गई। कोई इस बॉल को पहले देखता और टक्कर के बाद देखता, पहचान ना पाता कि कुछ हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है क्या? बिल्कुल भी वैसा ही हो जाना, जैसे स्प्रिंग खींची हमने, छोड़ दी, वापस वैसी ही हो गई। अब मैं तुम्हें बेच दूं तो तुम्हें थोड़ी पता लगेगा मैं घर में यूज कर रहा था। अरे घर में यूज कर रहा था, पता थोड़ी चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि उसने अपना शेप रिगेन कर लिया। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इट हैज, जो चीज इलास्टिक होती है, जो चीज इलास्टिक होती है उसे कहते हैं इट हैज नो मेमोरी। इसके पास कोई याददाश्त नहीं है, क्योंकि खींचा, याददाश्त किसे कहते हैं? व्हाट डज मेमोरी मीन? आपके साथ जो कभी हुआ है उसके अवशेष आपके दिमाग में, शरीर पर, कहीं पर रह जाएं, उसे कहते हैं मेमोरी है। आप कहते हैं ये बचपन की मेमोरी है, बचपन में जलाया था मम्मी ने रोटी बनाते बनाते, अरे नहीं परेशान कर, चिमटा लगा दिया था, ऐसे समथिंग लाइक दैट। तो मेमोरीज का मतलब होता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब जो जीवन में कभी हमारे साथ हुआ है वो मैं आज तक उसका हिसाब है मेरे पास। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसके पास उसके साथ जो हुआ है उसका हिसाब है इसके पास। तो कह रहा हाँ भैया मुझे देख के समझ में आ जाएगा ना तुम्हें। अरे कम्युनिकेट कर दिया ना इसने कि हाँ मेरे साथ कुछ हुआ है बुरा, इसने कुछ कम्युनिकेट किया कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। इसको मस्त चल रहा है, इसको पता ही चला कि इसका कुछ हुआ है। भाई हम इसको मन में पता हो, हमें नहीं बता पा रहा हो, हमें नहीं बता पा रहा तो मतलब हमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इसने हमें बता दिया, क्या बताया इसने हमें? बुरा हुआ है। इसने कहा कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये इलास्टिक है। क्लियर है? तो आपको किस चीज पे अपने काम करना चाहिए? यू हैव टू बी मोर प्लास्टिक। आपको बहुत प्लास्टिक होना, जो एक बार हो गया वो दिमाग में कहीं पड़ा हुआ है, देन यू आर गोइंग टू विन द गेम। आप गेम जीतने वाले हैं। पढ़ाई में भी यही है, रिटेंशन ही तो कम है। जब पढ़ा रहे होते हैं सब समझ में आता है, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद आपको याद ही नहीं आता। उस समय तो आप हाँ हाँ करके सब समझ में आ रहा था, आप सवाल कर भी रहे थे, और 4 घंटे बाद आपकी मेमोरी लॉस, उड़ गया वो। अब वैसे ही हो गया जैसे पहले थे, कि ऐसा पता नहीं चला कि अभी क्लास हुई है। अरे समझ में आ रहा भैया? कहीं पता ही नहीं चला, दिमाग से उड़ गया क्लास कभी हुई है इस दुनिया में। ये क्या है? इलास्टिक। और जो तीसरा होता है वो कहता है कि थोड़ा बहुत सही हुआ होगा भैया, थोड़ा बहुत। ना ये परफेक्टली इलास्टिक है, ना ये परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक में परफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इलास्टिक इटसेल्फ इज अ सुपरलेटिव डिग्री। इलास्टिक मतलब परफेक्ट इलास्टिक को इलास्टिक बोला। क्या बोलता हूं? परफेक्ट इसलिए लगाया क्योंकि खराब होकर करने में सबसे ज्यादा खराब है। अच्छे बोलने वाले में एक ही पॉइंट है, अच्छा होना, तो उससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए परफेक्ट वर्ड नहीं लगाते। फिर भी कई बार मुंह से टीचर्स और बच्चों के मुंह से, किताबों के मुंह से निकल जाता है परफेक्ट इलास्टिक, पर परफेक्ट इलास्टिक जैसा शब्द नहीं है मार्केट में। ठीक है? डिक्शनरी में ऐसा वर्ड नहीं है। दूसरा, थोड़ा बहुत सही हो गया।
थोड़ा बहुत सही हो गया, तो अलग तो हो ही गए होंगे, कुछ V5 और कुछ V6 आ गई होगी। इसका नाम है इनइलास्टिक। क्या नाम है इसका? इनइलास्टिक का मतलब है थोड़ा सही थोड़ा खराब। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब बिल्कुल सही नहीं किया हमने, और इलास्टिक का मतलब पूरा सही हो गया। ये प्रोसेस जो कहलाता है, सही होने वाला जो प्रोसेस कहलाता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? रिफॉर्मेशन। तो दुनिया के हर कोलिजन का यही फॉर्म है, या तो कोलिजन ऐसा होते 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 ये बन जाएगा, या ऐसा होते होते ये बन जाएगा, या ऐसा होते होते ये बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? मेरे बच्चों समझ में आई? तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझ में आनी चाहिए कि यहां पर अगर इस पूरे सिस्टम को देखें तो डिफॉर्मेशन हर तरह के कोलिजन में एक जैसा होता है। हर कोलिजन में बीच में एक बार ऐसा समय आता है जब दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाती है। उसके बाद जब वो रिफॉर्म करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिफॉर्मेशन वी हैव नेम्स फॉर कोलिजन। किसी ने पूछा व्हाट काइंड ऑफ कोलिजन इट इज, तो दिस आंसर विल बी गिवन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिफॉर्मेशन, बिकॉज डिफॉर्मेशन तक सब में सेम ही बात हुई है। तो कोई बोलेगा इलास्टिक कोलिजन है, तो व्हेन वी से द कोलिजन इज इलास्टिक, वी आर सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ रिफॉर्मेशन, वी आर नॉट सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन, बिकॉज डिफॉर्मेशन टेक प्लेस इन एवरी कोलिजन विद द सेम काइंड, सेम नेचर। अरे बच्चों क्लियर है? हर्ष, राकेश, दिति, यश, क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखिए। अब कुछ प्रॉपर्टी, जैसे ये 2 पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है मेरे बच्चों, ये 2 पार्टिकल सिस्टम है। हम इन दोनों पार्टिकल के बारे में देखते हैं। हम देखते हैं, ये है 0, यहां है TD, ये है TR, मतलब यहां से यहां डिफॉर्मेशन हो। ये सारा प्रोसेस कितनी देर में हो जाता है? माइक्रो सेकंड में, मिली सेकंड, ऐसे हो गया कोलिजन। अरे समझ में आ रहा है? टाइम ऑफ कोलिजन बहुत छोटा होता है, पर हमने उसमें घुस के देखा है। हमने ये जो पूरा गेम देखा, उसमें जैसे आपने कभी देखो, एक बात सोचो, आपने जब कोई बॉल, ऐसे सोचिए कोई बॉल ऊपर से थ्रो की गई, वो नीचे गिर रही है, तो नीचे गिरते से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी होगी, जमीन फिक्स्ड है, जमीन तो हिल नहीं सकती, तो बॉल क्या करेगी? जैसे गिरेगी तो डिफॉर्म होने लगेगी, दबने लगेगी। एक समय बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 होगी। उस समय तक दबती रही होगी बॉल, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कॉमन चाहिए। जमीन करी, मेरी तो 0 है, कॉमन करने का मतलब तुम्हें भी 0 करना पड़ेगा। तो बॉल डिफॉर्म होकर 0 होती है, फिर वो वापस से सही होती है, खुलती। कई बार पतली हल्की फुल्की बॉल को देखो तो उसमें दिखाई दे जाएगा आपको। रबर की कोई बहुत कम शक्त मटेरियल की बॉल देखो तो उसमें दिखाई देगा, दबते हुए दिखाई देगा, फिर वो सही होते उछल के बंप करके उछलेगी, फिर अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? फिर बॉल दिखेगी, फिर वापस से सही हो गई, तो इलास्टिक कोलिजन है। क्लियर है क्या मेरी बात? अच्छा बताइए, इन दोनों को हम सिस्टम मान रहे हैं, यही हमारा सिस्टम है। सिस्टम हमारा 2 पार्टिकल ही है, ये वो सिस्टम है जो 2 पार्टिकल है। अब बताइए, अब इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम की बात करते हैं, पूरे सिस्टम के मोमेंटम की बात करते हैं। सिस्टम मतलब 2 पार्टिकल सिस्टम है। अरे समझ में आ रहा है? 2 पार्टिकल का सिस्टम है। अरे समझ में आ रहा है? 2 पार्टिकल का सिस्टम है। इस सिस्टम पे क्या कोई बाहरी फोर्स है बेटा? नहीं है। तो इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो सिस्टम का मोमेंटम चाहे डिफॉर्मेशन हो रहा हो या रिफॉर्मेशन हो रहा हो, ये सेम। ये ग्राफ कोई पूछे, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ मोमेंटम in collision with respect in during deformation so this is the, अरे समझ में आया? कोई फर्क नहीं, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। मेकिंग सेंस? अरे बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ इफ somebody is interested to draw the graph of kinetic energy, ये TD, ये TR, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा? डिफॉर्मेशन जब हो रहा होगा तो क्या इनकी स्पीड्स कम हो रही होगी? डिफॉर्मेशन जब हो रहा होगा उनकी स्पीड्स कम हो, स्पीड्स, काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी से मतलब नहीं, दिशा विशा नहीं, स्पीड्स है। क्या स्पीड्स कम हो रही होगी? यानी डिफॉर्मेशन के दौरान उनकी स्पीड कम होती जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है, एक जगह 0 नहीं हो जाती है, दे मिनिमम, दे गॉट कॉमन वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी बिकम मिनिमम। अरे बताओ, ठीक है। अब उसके बाद रिफॉर्मेशन,
रिफॉर्मेशन में क्या होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा व्हाट काइंड ऑफ कोलिजन इट इज, व्हाट काइंड ऑफ कोलिजन इट इज। यानी कि एक केस हो सकता है, आगे के ग्राफ तीन तरह के बन सकते हैं, जितनी कम हुई उतनी ही कम रह गई, परफेक्ट इनइलास्टिक। जितनी कम थी उतनी ही कम ही रह गई। अरे समझ में आ गया? इस कोलिजन ने क्या कहा? परफेक्ट इनइलास्टिक। दूसरा, बिल्कुल वापस पूरी मिल गई, क्योंकि बॉडी बिल्कुल सही हो गई, कहीं कोई लॉस वॉस नहीं, बॉडी दबी सही, वापस सही। अरे समझ में आ रहा है? इस केस में इट विल एक्वायर द सेम वैल्यू एट द एंड इट विल एक्वायर द सेम वैल्यू। ये कौन सा कोलिजन हुआ? इलास्टिक। और या जनरली इट एक्वायर्स सम वैल्यू लेस देन दिस। अरे चेक करिए, ये हुआ इनइलास्टिक। तो कोलिजन का टाइप हमेशा इसके बाद डिफाइन होता है, डिफॉर्मेशन के बाद। ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन कोलिजन होता है। पक्का? अब मैं पूछ रहा हूं स्टेटमेंट इनइलास्टिक, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। एजर्शन रीजन में, जेई में भी आ सकता है, जे एडवांस में आया ही हुआ है, एक्चुअली आप में भी आ सकता है। क्या वो बोल रहा है? इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। हाँ, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। ट्रू और फॉल्स? क्यों फॉल्स? बहुत बढ़िया। कंजर्व होने का मतलब होता है थ्रू एंड थ्रू सेम रहना। जब somebody says conserved, when somebody says conserved, it means it remain constant through and through. Through and through समझते हैं? नहीं समझते? Through and through मतलब होता है हर समय। क्या हर समय काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है क्या? इसको कंजर्व, इसमें कहा जाता है इनइलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व थ्रू एंड थ्रू। अरे समझा? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अरे समझ में आ रहा है? बट इट इज नॉट कंजर्व थ्रू एंड थ्रू। मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस? वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आया? तो ये आपको ग्राफ से, इसलिए ग्राफ बनवा दिया, आपको दिख रहा होगा। अब ग्राफ से दिख रहा है ना काइनेटिक एनर्जी पहले घटी। क्या वो कह रहा है? दुनिया का कोई भी कोलिजन हो, एक बार काइनेटिक एनर्जी सबसे कम लेवल पे पहुंचती है। देखो, पक्का? वो बोल रहा है इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी कॉमन आ जाती है, एक बार आ जाती है। जबकि अगर, क्योंकि ये लोग कोई नहीं बात करता इस प्रोसेस की, सिर्फ बात करते टक्कर के बाद टू अलग हो गए, सिर्फ यहां से यहां की फोटो बनाती है जनता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वही मिस कर दी, तो उसमें जितने भी थ्योरेटिकल सवाल आएंगे सब गलत होंगे। और इसीलिए वो पूछा जेई ने, क्योंकि जेई को पता था कि लोगों को लगता है, क्योंकि मास्टर जी चिल्ला चिल्ला के बोलते आए हैं कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, टक्कर के पहले टक्कर के बाद। पर टक्कर के पहले और टक्कर के बाद सेम रहती है, टक्कर के दौरान नहीं सेम रहती है। अबे अंतर समझ में आता है? कंजर्व्ड, किसी वर्ड में कंजर्व्ड लगा होता है, उसका मतलब है मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मतलब थ्रू एंड थ्रू कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब है वो बदला ही नहीं कभी, ये घटी फिर बढ़ी, बढ़ी फिर घटी। क्लियर है क्या मेरी बात? अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। लिखिए, ये तो हो गया थ्योरेटिकली, हमने बता दिया। इससे कुछ करें क्या? न्यूमेरिकली बात करने वाली। लिखिए, टाइप ऑफ कोलिजन, टाइप ऑफ कोलिजन, ये बनाया नहीं आप लोगों ने? बना लिया ना? इसके नीचे लिखिए, ये सब कर लीजिए। अगर नहीं बनाया तो जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखिए। इतनी ये चीज तो, ये पूरा पेज आपकी कॉपी में होना चाहिए। टाइप ऑफ कोलिजन इज डिसाइडेड इन रिफॉर्मेशन पार्ट, रिफॉर्मेशन पार्ट, रिफॉर्मेशन पार्ट। Because deformation is same for all type. Because deformation is same for
ऑल टाइप। ठीक है, वी डिफाइन a unitless number to express how much reformation take place। कितना रिफॉर्मेशन हुआ, पूरा हो गया, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अरे समझ में आया? दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूट करने का मतलब होता है बाउंस बैक करना। जब आपसे कोई आपके जीवन में बहुत हार्डशिप हो तो लोग आपको सजेस्ट करेंगे, पढ़ के मेरे पास आएंगे, मैंने कहा बेटा यू हैव टू बाउंस बैक, यू हैव टू रेस्टिट्यूट। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ब्रैकेट में स्मॉल ई, स्मॉल ई इसका सिंबल है, दिस इज द सिंबल स्मॉल ई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक नंबर हम डिफाइन करने वाले हैं, बिकॉज बिना नंबर के फिजिक्स नहीं लगती। थियोरेटिकली तो समझ कम होती है, ज्यादा होती है, कितनी वापस आएगी, पूरी वापस आएगी तो इलास्टिक है, इलास्टिक को परफेक्टली इलास्टिक तो सब समझ जाएंगे कि इसमें बिल्कुल सही नहीं हुआ, उसमें पूरा सही हो गया। अरे सर में आ रहा है, बीच वाले कितना 50% सही हुआ, 60% सही हुआ, 30% सही हुआ, तो बहुत तरह के कोलिजन हो सकते हैं ना। हाउ मेनी टाइप ऑफ कोलिजन आर पॉसिबल? इनफाइनाइट मैनी। Either it will completely restitute, it will not restitute, it will 60% restitute, it will 20% restitute. अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो we define a new number, dimensionless, the unitless number, coefficient of restitution E. How we define this number? This number is defined as E is equal to reformative impulse, अपॉन डिफॉर्मेटिव इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? बताओ। रिफॉर्मेटिव इंपल्स अपॉन डिफॉर्मेटिव इंपल्स। हियर इंपल्स का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। कितना चेंज, मतलब डिफॉर्मेशन में कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ और रिफॉर्मेशन में कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, उनका रेशियो को हमने नाम दिया ई। क्या मेरी बात समझ में आ रही? पक्का? एक शब्द ये कौन सा आया? इंपल्स। इंपल्स हमें पता है क्या होता है? इंपल्स को समझते हैं, पहले वर्ड को, पहले इंपल्स वर्ड को समझते हैं। इंपल्स वर्ड को समझते हैं, ये वर्ड आया इसको अच्छे से समझते हैं। इंपल्स, इंपल्स वर्ड का मतलब क्या होता है? लिखिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी which means change in momentum. That's it. Which means change in momentum. Which means change in momentum. कई लोग I से डिनोट करते हैं, कई लोग J से डिनोट करते हैं, हम J से कर लेते हैं। J बराबर डेल्टा P, यानी P फाइनल माइनस P इनिशियल। पक्का? मोमेंटम चेंज, कभी भी किसी का मोमेंटम चेंज पूछेगा, इंपल्स पूछेगा, व्हाट इज द इंपल्स, चेंज, मोमेंटम का चेंज निकाल देंगे। क्लियर है? दो तरीके से इंपल्स, मोमेंटम चेंज कौन करता है वैसे फिजिक्स में? फोर्स। पक्का? लिखिए, इंपल्स इज ऑलवेज गिवन बाय फोर्स। बोलने का तरीका समझ में आया?
क्या बोला इसको? अगर मैं अपनी इसको वापस से बोलूं, इंपल्स की इसकी परिभाषा बोलूं तो क्या बोलूंगा? चेंज इन मोमेंटम इज डन बाय फोर्स। अरे यही बात को हम अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं? इंपल्स इज गिवन बाय फोर्स। ठीक है। अगर आपको कोई इंपल्स पूछेगा तो अगर आपको इनिशियल और फाइनल मोमेंटम पता हो तो भी आप इंपल्स निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आपको फोर्स पता हो तो भी आप इंपल्स निकाल सकते हैं। फोर्स पता हो तो कैसे? हमें पता है F बराबर dp बाई dt। अरे पता है क्या? तो हमने कहा इंटीग्रल F dt बराबर डेल्टा P। अरे समझ में आया? तो यानी इंपल्स को निकालने के दो तरीके हमारे पास हैं। अगर फोर्स और टाइम दे रखा हो तो मल्टीप्लाई करके इंपल्स निकल सकता है, अगर कांस्टेंट कांस्टेंट हो नहीं तो इंटीग्रेट करके, या फिर अगर हमें मोमेंटम पता हो इनिशियल और फाइनल तो भी निकल सकता है। अरे समझ में आया? दो तरह से सवाल पूछेगा। बोलेगा एक बॉल की वेलोसिटी पहले इधर थी, टक्कर के बाद इधर आ गई, वेलोसिटी बता दी उसने, पूछा फाइंड आउट इंपल्स गिवन बाय बॉल। या तो फोर्स पता हो या बॉल के बारे में वेलोसिटीज पता हो, तो आप दोनों केस में निकाल सकते हैं। लिखो हिंदी में, कभी इंपल्स निकालना हो तो दो तरीके हैं मेरे पास। कभी इंपल्स निकालना हो तो दो तरीके हैं मेरे पास। तरीका नंबर 1, फोर्स दिया हो, टाइम दिया हो। बोले कि 5 न्यूटन का फोर्स 1 सेकंड के लिए लगा, इंपल्स बताइए। 5 इंटू 1। फोर्स दिया हो, टाइम दिया हो, तो इंपल्स बराबर F डेल्टा टी। अरे वही तो है। और अगर F वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा यार, वो तो अलग बात है, पर ऐसे कोई पूछेगा नहीं। F डेल्टा टी पक्का? या एरिया अंडर FT कर्व, या एरिया अंडर। इंपल्स का कोई फीलिंग नहीं है, इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम है। आपको जो झटके का फीलिंग आता है लोगों को, क्योंकि हम कॉमन भाषा में बोलते हैं कि अरे इंपल्स में आके इसने ये काम कर दिया, बता रहा हूं, क्योंकि उसका जो दूसरा फॉर्म है इंपल्सिव। इंपल्सिव का मतलब होता है झटका, इंपल्स का मतलब झटका नहीं होता। इंपल्सिव अगर मान लो झटके से मैंने यहां पर इसको लात मारी तो हुआ तो मोमेंटम चेंज ना, और धीरे से भी मारी तो भी मोमेंटम चेंज हुआ। तो हमने कहा कि इंपल्सिव का इफेक्ट क्या पड़ा, इंपल्सिव फोर्स से भी मोमेंटम चेंज हुआ, तो हमने इंपल्सिव फोर्स गिव्स इंपल्स। पर इंपल्सिव उसे कहते हैं जो बड़ा फोर्स कम समय के लिए लगे, उस इंपल्सिव एडजेक्टिव है, इंपल्स नाउन। इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम। ठीक है? अरे क्लियर है? तो क्या तरीका नंबर 1 समझ में आ गया? फोर्स दिया हो, टाइम दिया हो, गुणा कर लोगे, इंटीग्रेट कर लोगे, ये एरिया अंडर द कर्व लगा के निकाल लोगे इंपल्स। नंबर 2, इफ वी नो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, वी कैन subtract ठीक है? अब देखो, अगर ये एक बॉल है, ये मेरी तरफ आ रही थी, एक बॉल है, ये मेरी तरफ, ये मेरा ऊपर से भी मैंने किसी ने फेंकी नहीं, वैसे कोई फेंका और मेरे पास आ रही है। मान लो मेरे पास गिरने से पहले इसकी स्पीड, इसका मास है 1 kg और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। जब मेरे हाथ में आ रही उससे जस्ट पहले, जब मेरे हाथ में आने वाली है उससे जस्ट पहले इसका मास कितना है? मास तो इसका 1 kg है, स्पीड इसकी 20 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ है। अरे दिख रहा है? ये इसका 20 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ मेरे हाथ ने कितना इंपल्स दिया? टक्कर के पहले कितना मोमेंटम था? 20 इंटू 1 20। टक्कर के बाद 0। व्हाट इज इंपल्स आई हैव गिवन? 20।
केजी मीटर पर सेकेंड या 20 न्यूटन सेकेंड, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। कितना इंपल्स दिया? 20, पक्का? फिर ये बॉल मेरे पास आ रही थी, मैंने यू कैच किया, ये बॉल आ रही थी मेरे पास, मैंने यू नीचे हाथ ले जाते हुए ऐसे ही ले जाके कैच किया। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम आई हैव डन दिस टाइम? पहले मोमेंटम कितना था? 20, बाद में भी मैंने यू कैच कर रहा है गधा, मैंने ये बॉल ऐसे आ रही थी, मैंने यू कैच किया। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल? 20, फाइनल 0। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? 20। क्या अंतर रहा? टाइम का। इसलिए जब हम ऐसे करके कैच करते हैं तो टाइम बढ़ा देते हैं। क्या दोनों केस में इंपल्स सेम है? बट इंपल्स सेम है तो इंपल्स सेम है क्या दोनों केस में? इनिशियली 20 था, बाद में 0 है। कैच कर रहे थे तो बॉल जिससे आ रही है उससे आ रही है, बाद में तो रोक ही लोगे ना बे। इंपल्स सेम। जो सवाल पूछो आगे का स्टेप क्यों पहुंच जाते हो, रोको ना, अपने 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 कंट्रोल लाओ खून में। इनिशियल मोमेंटम दोनों केस में, मेरे पास बॉल आ रही है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मेरे पास बॉल आ रही है, मैंने कैच ऐसे की, बॉल आई और पकड़ लिया। अरे समझ में आया? व्हाट इनिशियल मोमेंटम 20 था, फाइनल 0 था। चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स 20। मैंने बॉल आई, मैंने ऐसे आ रही थी, मैंने यू कैच करी। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? फाइनल। दोनों केस में इंपल्स सेम है, इंपल्स सेम है। कौन, किस फोर्स ने इंपल्स दिया है? बॉल को, बॉल इंपल्स मिला है, बॉल को दिया फोर्स ने होगा। किस फोर्स ने इंपल्स दिया है? हाथ के फोर्स ने दिया है इंपल्स। किसको मिला है इंपल्स? बॉल को, पक्का? दोनों केस में इंपल्स सेम है। टाइम सेम है क्या दोनों केस में? नहीं। किस केस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, इसमें फोर्स कम होगा। चोट हमें फोर्स से लगती है, इसलिए हमें कम चोट लगी। ऐसे करके किए, हाथ में लगेगी, चोट लगती है। इसलिए बॉलर्स, इसलिए कैच में कहा जाता है कि बॉल ऐसे पकड़नी चाहिए। अरे समझ में आया मेरी बात? फिर दूसरा, ये एग्जांपल, क्योंकि तुमने सब लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं इसलिए सबको समझ में नहीं आया। आपको पता है ना कैच ऐसे नहीं करते, ऐसे उछल के कैच कर लेंगे। कैच करते समय यू, आपके एक तरीका हाथ पीछे करने की सिखाते हैं ना, हाथ पीछे करो, क्यों सिखाते? समझ में आया? दूसरा एग्जांपल सबको समझ में आएगा। आपको मैंने 40 मीटर की ऊंचाई से जमीन पे फेंक दिया, ठीक है? ब्रूटल एक्सपेरिमेंट है, पर थॉट एक्सपेरिमेंट है, असली में नहीं करना कराना भैया, ये खोटा शहर बर्बाद हो रखा है। अरे क्लियर है क्या मेरी बात? 40 मीटर की हाइट से फेंक दिया मैंने, ठीक है? आप जमीन, यहां पर एकदम पत्थर वाली जमीन थी, ठीक है? गिरने से पहले आपकी स्पीड होगी कुछ? क्या गिरने से पहले आपकी जो स्पीड है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि नीचे पत्थर है कि नीचे मिट्टी है कि नीचे सोना है? अरे गिरने की स्पीड तो गिरने की स्पीड है, ठीक है? फाइनली गिरने के बाद आपकी स्पीड 0। फिर मैंने यहां पे दूसरे केस में यहां पर खूब सारा फोम वोम लगा के एकदम बढ़िया, इतना मोटा गद्दा एकदम मुलायम सा बना रखा है, ठीक है? यहीं तक ही है, लेवल तक। गिरने से पहले आपकी स्पीड इस बार भी, बाद में अंततः 0 हो जाए, रुक ही जाओगे ना, रुक जाओगे ना अंततः। 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद रुक जाओगे, पक्का? किस केस में इंपल्स ज्यादा है? दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, क्योंकि मोमेंटम इनिशियल दोनों में सेम था, फाइनल सेम था। पर किस में टाइम ज्यादा लगा? तो फोर्स कम लगेगा तो चोट कम लगेगी, तो चोट हमें फोर्स से लगती है। इंपल्स क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ चेंज इन मोमेंटम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इंपल्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ चेंज इन मोमेंटम, दैट्स इट। कैसे निकालेंगे इंपल्स? 2 तरीके हैं निकालने के। फोर्स दिया हो तो भी निकाल सकते हैं, फोर्स और टाइम दोनों देगा तो निकाल सकते हैं, या पीआई पीएफ दोनों देगा तो निकाल सकते हैं। 2 चीजें देनी पड़ेंगी, या एफटी दो या पीआई पीएफ दो। एक चीज दोगे नहीं बताऊंगा। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? दोनों चीजों से इंपल्स निकलेगा। पीआई पीएफ से करोगे तब भी वेक्टर का ध्यान रखना कि इनिशियल किधर था, फाइनल किधर था। अरे सही है, पक्का? वेरी गुड। हमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन, चाहे वो आईटी जेई की तैयारी कर रहा हो या नीट की तैयारी कर रहा हो, फ्री होनी चाहिए।
इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। इसीलिए हम अपने पूरी टीम की मेहनत, जो हमने सालों साल एक्सपीरियंस से और आज की डेट में भी मेहनत करके बनाया है, वो सब हम फ्री यूट्यूब पे डालना चाह रहे हैं। पर आप समझते हैं कि चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अपने सारी पूंजी को खर्च कर दिया है। अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप कर सकें तो, अगर संभव हो, फाइनेंशियली आप पे लोड ना आए, तो हम चाहते हैं कि हमारा इस मिशन, जो हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फॉर फ्री सारे बच्चों को देना चाहते हैं, उसमें हमें सपोर्ट करें। इफ यू फाइंड इट वर्दी, प्लीज स्कैन दिस QR कोड and contribute whatever you can.